नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। इस समय भारत में मेल्टडाउन का मौसम है और एक एक नहीं, दो दो मेल्टडाउन हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। एक मेल्टडाउन के बारे में तो मैंने आपको कल बताया था, उसमें और भी डेवलपमेंट्स हो गए हैं और वो मेल्टडाउन जो है वो इस प्रकार से हुए हैं कि आप ये समझिए कि पूरी उत्तर प्रदेश की और उत्तर भारत की जो राजनीति है वो ही परिवर्तित होती दिख रही है। और दूसरा जो मेल्टडाउन है वो वक्फ एक्ट के बारे में है। तो आइए पहले जो है वो पुराने वाले मेल्टडाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुए हैं। आज मायावती का प्रेस स्टेटमेंट आया बहुत बड़ा, और मायावती ने प्रेस स्टेटमेंट में और काफ़ी सारे लीगल बिंदुओं की बात करने के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी पर सीधे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो थे वो वर्गीकरण चाहने वाले लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। लोकल लो बात, यानी समाजवादी पार्टी के हमारे भाई साहब जो हैं वो अब अयोध्या का नाम लेना भूल गए हैं। आपको वो गैंगरेप कांड तो पता ही है। उस गैंगरेप कांड में अखिलेश यादव ने अजीब अजीब से स्टेटमेंट इशू कर दिए। ये कहा कि भाई पहले आरोपी को आरोप लगाने के पहले, किसी को आरोपी कहने के पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो लोग अब उनसे पूछ रहे हैं, मायावती ने स्वयं ट्वीट किया और ये कहा कि भाई आपके समय में कितने डीएनए टेस्ट कराए गए थे। लोगों ने सबको ने गायत्री प्रजापति की याद दिलाई उनको। गायत्री प्रजापति तो उन्हीं के मंत्री थे ना, आज भी बलात्कार के आरोप में जेल काट रहे हैं। राहुल गांधी भी अयोध्या का नाम लेना भूल गए हैं। अयोध्या के राजा भी अयोध्या का नाम लेना भूल गए हैं। अखिलेश यादव भी अब अयोध्या का नाम नहीं ले रहे हैं, बचते घूम रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव अयोध्या वाला चलाया था वो ध्वस्त हो गया और निषाद कम्युनिटी जो है वो रातों रात अखिलेश यादव से अलग होके और वापस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई है, ऐसा समाचार है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। साथ में समाजवादी पार्टी ने कल ये वर्गीकरण का समर्थन कर दिया था, तो उनके वर्गीकरण के समर्थन से बहुत सारे लोग जो हैं वो रुष्ट हो गए। लेकिन उन्होंने सोच समझ के समर्थन किया था। उनको भी पता है कि भाई जाटवों का यदि थोड़ा बहुत प्रतिशत आया भी होगा तो जाटव तो जब मायावती वर्सेस अखिलेश होगा तो वो जाटव तो मायावती के साथ जाने ही जाने, तो इसलिए इधर वाले को सपोर्ट कर दो। वेरी क्लेवर। लेकिन इधर वाले जो हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बेनिफिशियरी जातियां हैं जिन्होंने 75% से अधिक कबाड़ रखा है, इनमें विशेषकर आपके जो चर्मकार जातियां हैं वो है, जैसे यहाँ जाटव है, राजस्थान में मेघवाल है, एसटी में मीणा है, और मला नाम की कम्युनिटी जो है वो माला नाम की कम्युनिटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, और इसी प्रकार से ये बेनिफिशियरी कम्युनिटी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला सभी जगह जो है वो अलग अलग है। और इसमें अरुंधतियार करके एक कम्युनिटी होती है तमिलनाडु में, तो उसको जो है वो उनकी तरफ से भी अपील आई थी और उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये सारे लोग जो है इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। तो ये मेल्टडाउन जो है इनका, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मैंने बताया था आपको, सबसे मुख्य जो इसमें नाम है वो प्रकाश अंबेडकर का है। साथ में चिराग पासवान भी हल्के फुल्के से जुड़े हुए हैं। उदित राज टाइप के लोग हैं। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है, मुँह सी के बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का तो ऑफिशियल स्टैंड पता ही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वयं अटॉर्नी जनरल को खड़ा ही किया था, वो वर्गीकरण के सदैव से समर्थन में रही है, तो वो अपने सिद्धांत पर चल रही है। तो ये जो मेल्टडाउन है, अब इसमें आपस का फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। आज वाल्मीकि समाज आ गया खुल के और बोलने लगा कि साहब कि ये तो 2% लोग हैं पूरे भारत के समाज के, यदि सवर्ण ओबीसी हमारा साथ दे तो हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये वाल्मीकि समाज के लोग आज खुले में बोल रहे थे। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि जिस प्रकार से 2018 में SC/ST एक्ट पर जब जजमेंट आया था तो इन्होंने उसको शाम के 5 बजे तक रिवर्स करवा दिया था,
वो तो नहीं हुआ। शाम के 5 बजे छोड़ो, बात हो रही थी शाम के 5 बजे की, शाम के 5 बजे के बाद से तो अब 24 घंटे क्या है, समझ लीजिए कि अब जो लगभग 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये कुछ लोगों तक ही सीमित है। इसमें दिलीप मंडल जैसे कुछ जो है वो एक प्रकार से कहें न्यूबीज़, नौसिखियों बोल सकते हैं उसको, या फिर जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और जो फंडिंग अपनी लेना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो इसमें ज़रूर आगे कूद कूद कर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्त काउंटर मिल रहा है। और काउंटर किन से मिल रहा है? काउंटर जो है वो SC/ST वालों से ही मिल रहा है। तो एक तो ये मेल्ट डाउन है साहब, और दूसरा जो मेल्ट डाउन शुरू हुआ है वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों में, भाईजान लोगों में, उनमें आरंभ हो गया है। वक्फ एक्ट वाली बात से लोग इतने नाराज़ हुए कि एक मौलाना सज्जाद नोमानी है, उन्होंने तो कह दिया कि जो लोग हानिया जो है वो आपका हमास वाला, उसको जिन्होंने मारा है उसको लोग टेररिस्ट कहते हैं। तो महात्मा गांधी भी टेररिस्ट थे, भगत सिंह आज़ाद भी टेररिस्ट थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी टेररिस्ट थे, ये सारे लोग टेररिस्ट थे, इत्यादि इत्यादि। खैर, वो संदर्भ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारे हज़रत ओवैसी जो है वो मैदान में कूद पड़े। हज़रत ओवैसी मैदान में कूद के सीधे सीधे वक्फ एक्ट के फेवर में खड़े हो गए। उनको तो खड़ा होना ही है, क्योंकि आखिरकार इस्लाम का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, लोग पूछते हैं ना कि भाई क्या लक्ष्य होता है, जीवन का क्या लक्ष्य होता है। हिंदुओं में जीवन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष होता है, संसार से मुक्ति होता है। संसार यानी जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इससे मुक्ति होता है। उसी प्रकार इस्लाम में जो लक्ष्य होता है वो होता है आखिरत, और आखिरत के माध्यम से जन्नत। और आखिरत तब तक नहीं आएगी जब तक कि वो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा नहीं कर लेंगे। तो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने में सबसे पहले भारत पर कब्ज़ा करने पड़ेगा। आखिरकार भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? ये वक्फ एक्ट उसमें बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि उससे जो है वो लैंड जिहाद बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ भी अल्लाह ताला कह गए हैं कुरान 7.128 में कि सारी ज़मीन जो है वो अल्लाह की होती है, और अल्लाह के लोग जो है वही उसके ऊपर काबिज़ हो सकते हैं। ऐसा आपको पता है, इस तरह की बात जो है हमास ने भी कही, और इज़राइल को जो उन्होंने डिनाई किया एक राइट ऑफ एग्जिस्टेंस, वो इसी बेसिस पे किया। तो पूरा जो है वो लेके वक्फ एक्ट बैठ गए हमारे हज़रत ओवैसी, और उसके जो है वो फ़ायदे गिनाना आरंभ कर दिया। अरे भाई, फ़ायदे किसके लिए गिना रहे हो? फ़ायदा वक्फ बोर्ड के लिए नहीं गिनाना है हज़रत ओवैसी, फ़ायदा जो है वो बाकी लोगों के लिए गिनाना है। ये वक्फ बोर्ड जो है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इन्होंने एक तिरुनत्तराई के नाम के एक पूरे गांव को तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। इन्होंने ताजमहल को वक्फ बोर्ड में ले लिया, इन्होंने काशी ज्ञान वापी को ले लिया, इन्होंने मथुरा ईदगाह को ले लिया, मथुरा मंदिर को ले लिया, बल्कि मथुरा मंदिर में ही तो ईदगाह बनी हुई है, वो उसको भी ले लिया। बेट द्वारका के 2 द्वीपों को कह दिया कि साहब की ये भी वक्फ की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दरगाहें बनी हुई हैं। उन दरगाहों को बाद में गुजरात सरकार ने खुदवाया, तो उसमें किसी में भी कोई कंकाल नहीं मिला। आज हज़रत ओवैसी यही बात कह रहे थे कि ये वक्फ बोर्ड को जो ये इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो दरगाहें और मस्जिदें बनी हुई हैं उनके ऊपर जो है वो वापस हिंदू अपना दावा कर सके। बिल्कुल करेंगे। जो 40,000 है हमारी, वह एक एक क्लेम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुमने क्या समझ रखा है कि यहाँ शरीयत लागू हो जाएगी? क्या तुम शरीयत के निज़ाम के हिसाब से ये वक्फ एक्ट जो है यहाँ लागू करोगे? इस तरह का एक्ट तो अरब देशों तक में नहीं है। और एक और खड़े हो गए मौलाना रशीदी, साजिद रशीदी। आपको ध्यान है ना, वो साजिद रशीदी और मेरी एक बार बहस हुई थी अंबर जैदी की चैनल पर, जिसमें साजिद रशीदी जो था वो अपने लंगोट खोल के भाग खड़ा हुआ था लास्ट में, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं भाग रहा हूँ, जा रहा हूँ, छोड़ के भाग गया था। जवाब नहीं दे पाया था इसलिए, क्योंकि मैंने उसको मुनाफिक कहा था, और मुनाफिक क्या होता है, मुनाफिकत क्या होती है, वो जब बताना शुरू किया तो वो छोड़ के भाग गया।
तो ये मुनाफिक जो है वो आज आके कहता है कि जिस तरह से सीएए में लोग बाग सड़कों पे आए थे, उसी तरह से वक्फ एक्ट के लिए भी मुसलमानों को सड़क पर आना पड़ेगा। मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने कहा भाई आप लोग सड़क पर आओ, योगी जी जो है ना वो आपकी प्रतीक्षा में है पूरी तरह से। योगी जी पूरी तरह से प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है कि इस तरह की हर हरकत को, हर अराजकता को वो जो है वो पूरी ताकत से मीट आउट करेंगे। तो आप लोग आओ। और दूसरी बात यह है कि योगी जी ने जो बड़ी लकीर खींची है उसको सब लोगों को अब अनुसरण करना पड़ रहा है। तो इसलिए अमित शाह जी को भी दिल्ली में करना पड़ेगा, वहाँ भी ट्राई करके देख लो। और महाराष्ट्र में भी अभी तक सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है अक्टूबर की, तो तुम जल्दी ट्राई करो, जल्दी से सड़कों पर आओ, और जिससे जल्दी से जो है वो लोग बाग आपको बता सकें कि सड़क पर आने का नतीजा क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का नतीजा क्या होता है। अब नया बीएनएस आ गया है, उस बीएनएस में जो है ना भाई ठुकाई पिटाई के बहुत सारे नए तरीक़े आ गए हैं, और साथ में एक राष्ट्रद्रोह का एक और सेक्शन 152 और आ गया है। तो मौलाना साजिद रशीदी तुम भी कूद पड़ो। इसके अलावा भी छोटे मोटे मौलाना जो हैं इधर उधर कूक रहे हैं, हाँ ये वक्फ एक्ट हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है। अरे तो भाई अगर ज़िंदगी नहीं मिल सकती इसलिए इससे तो कुछ और कर लो, जो दूसरा ऑप्शन है उस पर चले जाओ। यानी किसने कहा है आपको, आपकी किताब हुक्म देती है कि भाई काफिरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, तो क्यों यहाँ ज़बरदस्ती टिके हुए हो? ख़ास तौर से आपका ये जो मौलाना क्लास है जो सिखाता रहता है और पूरी जो इल्म है दीन का वो देता है, उसको तो तुरंत हिजरत कर जाना चाहिए। नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन चुपचाप बैठे रहो। 5 अगस्त को, कल यानी आज 5 अगस्त है आज, और 5 अगस्त का पावन दिन है जब 370 हटा था, जिसको महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला क्या कहते थे कि मोदी के चले जाने के बहुत दिनों बाद भी या तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा और या फिर 370 तब भी रहेगा। आज न 370 है और न कश्मीर भारत से बाहर है। इसी तरह से वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो होके, और जो सारी मनमानी कर रखी है वक्फ वालों ने, वो तो ख़त्म होनी ही होनी है। अब डबल मेल्ट डाउन के और भी आनंद लीजिए, हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।